हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के थर्ड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम टोटल 30 सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 77th आर्मी डे ऑफ द इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड ऑन 15th जनवरी 2025? भारतीय सेना की 15 जनवरी 2025 को अपनी 77वीं सेना दिवस कहाँ मनाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र में। और ये पहली बार हो रहा था जो पुणे इस इवेंट को होस्ट कर रहा था। और जनरली ये जो इवेंट है वो दिल्ली में ही होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो था ये जो था ये तीसरी बार जो आउटसाइड दिल्ली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको होस्ट किसने किया? इसको होस्ट किया था सदर्न कमांड ने, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द नेशनल टर्मरिक बोर्ड एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? तो अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लॉन्च किया गया है। आपका सवाल ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसको लॉन्च किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री पीयूष गोयल ने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है निजामाबाद में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ये जो टर्मरिक जो हल्दी की जो खेती करते हैं, या जो हल्दी के प्रोडक्शन से जो जुड़े हुए जो किसान हैं, उनके प्रोडक्शन को, उनके पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इसमें, ठीक है। और इसका जो मेन जो फोकस एरिया रहेगा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, क्योंकि ये हाई लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं टर्मरिक्स का, ठीक है। और ये जो निज़ामाबाद है ये आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है, ठीक है। और जो पल्ले गंगा रेड्डी हैं, ये इस बोर्ड के ये पहले इसके चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये पहला स्टेट कौन सा बन गया है, सॉरी 34वां स्टेट कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है वो 34वां राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्कीम के तहत हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जाती है 5 लाख रुपए प्रति 5 लाख तक की हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जाती है प्रति परिवार को, ठीक है, प्रति साल, है ना। तो पर एनम के हिसाब से 5 लाख रुपए हर फैमिली को ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाग MK2 जो कि रिसेंटली अभी टेस्ट किया गया था, सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया था अभी पोखराम फील्ड रेंज में, वो किस कैटेगरी का मिसाइल है ना। आपको बताना है कि ये जो MK2 है, नाग MK2, वो किस कैटेगरी का मिसाइल है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इसको अभी इसको सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है पोखराम फील्ड रेंज में, है ना, जिसमें इसको सक्सेसफुल इसको जो है वो अब इसको इंक्लूड किया जाएगा, है ना, इसको अब फंक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडियन आर्मी में इसको इंडक्शन अभी इसका कर लिया जाएगा इसका सक्सेसफुल टेस्ट के बाद, ठीक है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 जनवरी 2025 को, और किस लिए किया गया था? ताकि जो इंडिया का जो वेदर फोरकास्टिंग है और जो क्लाइमेट रेजिलियंस कैपेबिलिटी है उसको उसको इंक्रीज किया जा सके, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिशन मौसम, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया? इसको 150th एनिवर्सरी अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सेलिब्रेट किया गया, उस ओकेजन पे इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। सवाल है कि इसका बजट कितना है? तो इसका बजट है 2000 करोड़, और ये इनिशियली जो 2 साल के लिए हैं, तो उन 2 सालों के लिए इसका जो बजट है वो 2000 रुपये एलोकेट किया गया है ना। अब इस इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे सेक्टर्स जो जो वेदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या एविएशन सेक्टर हो गया। आपको पता है कि जब मौसम ख़राब होती है, ऐसे फॉग वगैरह जो रहता है, तो इस कारण से जो हमारा एविएशन सेक्टर है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ जाती हैं, है ना। इस पर डिफेंस सेक्टर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, तो फिर हेल्थ सेक्टर, तो इस पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़े, ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन सेक्टर्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड मल्टीपर्पज वेसल बिल्ट बाय MS L&T शिपयार्ड फॉर द इंडियन नेवी, जिसको 13 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया? अभी जो लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड है, उन्होंने एक मल्टी पर्पस
एक शिपयार्ड को भी बनाया है, डेवलप किया है। इसका नाम बताना है आपको। इसका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्कर्ष। ठीक है, तो इसको एल&टी शिपयार्ड ने, लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने इसको बनाया है, इसका नाम रखा गया है उत्कर्ष। ठीक है, इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था लार्सन एंड टुब्रो, कट्टुपल्ली, चेन्नई में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी देश ने अपना पहला नेशनल ऑटिज्म स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है जिसका बजट है 42.3 डॉलर, $42.3 मिलियन की रकम के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला नेशनल ऑटिज्म स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है 2025 के लिए, जिसका बजट है $42.3 मिलियन। ठीक है, ओके। और इसका जो इनिशिएटिव है, ये एल्बनीज लेबर गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव, उसका जो एफर्ट चल रहा है, जहाँ पे जो ऑटिज्म को जो कर्ब आउट करना है, उसको ऑस्ट्रेलिया से उसको ख़त्म करने का जो एक एफर्ट चल रहा है, तो उसके इनिशिएटिव के तहत इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिशिएटिव को अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है जिन्होंने ना अभी इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को अभी लॉन्च किया है, डेवलप किया है। इसका नाम है फायरफ्लाई। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है कि उस बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप का नाम क्या है। ठीक है, तो उस स्पेस स्टार्टअप का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल। तो पिक्सल जो है बेंगलुरु की एक स्टार्टअप, स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, जिसका नाम फायरफ्लाई है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, अभी डेवलप किया है मतलब। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप स्लाइड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि which Indian cricketer broke multiple records including the fastest century in India's women's ODI history during the third ODI against Ireland in Rajkot। तो अभी अभी जो महिला जो क्रिकेट टीम है हमारी, उनका एक आयरलैंड के साथ एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसमें कौन सी हमारी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का जो है एक नया रिकॉर्ड अभी बनाया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। तो इन्होंने अभी इंडिया का फास्टेस्ट सेंचुरी, अभी जो महिलाओं के कैटेगरी में होता है, तो महिलाओं के कैटेगरी में इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी अभी बनाया है। ठीक है, अब इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो हरमनप्रीत कौर के नाम पे था। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को अभी तोड़ा है स्मृति मंधाना ने, और वो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वो फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश जो है वो चौथा देश बन गया है जिसने अभी स्पेस डॉकिंग को अभी अचीव किया है? ठीक है, इससे पहले ये अचीवमेंट किसके पास किसने किसने ये कर चुका है अभी तक? यूएस, रशिया और चाइना के बाद ये चौथा देश बन गया है जिसने स्पेस डॉकिंग को अचीव किया है। ठीक है, तो ये जो देश है वो कोई और नहीं, हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो चौथा देश बन गया है जिसने स्पेस डॉकिंग को अभी सक्सेसफुली जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट को यूज़ करते हुए, इसका नाम है SDX-01, इसको चेजर भी बोलते हैं, SDX-02 इसका नाम है टारगेट, है ना। और ये किस मिशन के तहत? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन के तहत इसको अचीव किया गया है। ठीक है, इससे पहले इसको कौन कौन अचीव कर चुका है? यूएस, रशिया और चाइना, और इंडिया जो है वो चौथा देश बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को लॉन्च किया गया। अब सवाल ये है कि इसमें भारत का रैंक कितना है। इसमें जो भारत का जो रैंक है, तो भारत का जो रैंक वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में 2025 में जो रैंक है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25th। ठीक है, तो भारत का जो रैंक है वो 25th, 25वां स्थान भारत को मिला है। अब सवाल है कि इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करता है क्वाकोरेली साइमंड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो इसको रिलीज करती है। ठीक है, और ये इवैल्यूएट करती है कि हाउ वेल कंट्रीज आर प्रिपेयर टू मीट द इवॉल्विंग डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल जॉब मार्केट, है ना। तो जो वैश्विक, जो वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट है,
वो अपनी ज़रूरत की जो 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 मार्केट स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के तहत जो चेंज हो रहा है, तो उसको किस तरीके से अडेप्ट कर रही है ना। तो उसको किस तरीके से अपनी मार्केट को चेंज करते हुए उसके जो जो उसके लिए जो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रही है, ग्लोबल मार्केट जो जॉब मार्केट उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है ना। इनोवेशन पे जिसका फोकस ज़्यादा है, सस्टेनेबिलिटी पे किसका फोकस ज़्यादा है ना, और अपने जो देश में जो टैलेंट उसको कौन रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इस बेसिस से इस पूरे रैंकिंग को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है वो है कितना रैंक है, 25th रैंक है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशिंग इट्स थर्ड लॉन्च पैड। तो इसरो जो है अपना तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पे अभी इस्टेब्लिश कर रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अभी तीसरा लॉन्च पैड जो है वो अभी लॉन्च किया जाएगा कहाँ पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, है ना। और इसका जो कैपेबिलिटी रहेगा, इसका क्षमता जो है वो है कि वो स्पेसक्राफ्ट जिसका वजन 30,000 टन तक जो है इसको वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, अभी जो इसरो जो है वो सिर्फ 2 लॉन्च पैड्स को ऑपरेट करती है। जो पहला जो लॉन्च पैड है वो जो है वो FLP जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉन्च पैड, और जो सेकंड लॉन्च पैड है SLP। ठीक है, तो ये जो 2 लॉन्च है FLP और SLP, ये अभी करेंटली जो है वो जो है वो अभी जो इसरो के पास जो अभी यही इकलौती जो है जो 2 लॉन्च पैड है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि अभी श्रीहरिकोटा में जो तीसरा लॉन्च पैड है वो अभी सेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भागमती, व्हाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी। एक पुस्तक है, इसका नाम है भागमती, व्हाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी। क्वेश्चन ये है कि इसकी ऑथर कौन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौपिया बासु, है ना। इसकी लेखिका कौन है, मौपिया बासु। ये किताब बेसिकली एक्सप्लोर करता है, बेसिकली ये बेसिकली इतिहास को कवर करता है ना। तो जो पुराना पुल जो हैदराबाद में स्थापित है उससे रिलेटेड बेसिकली इसमें जो स्टोरी है उसको इसमें दर्शाया गया है ना। तो कैसे भागनगर को कैसे फाउंड किया गया, ठीक है, भागमती के ऑनर में, है ना, और हैदराबाद का नाम हैदराबाद क्यों पड़ा। तो ये पूरी जो उसकी हिस्ट्री है उसको कवर करता है ना। ये किताब बेसिकली हैदराबाद से रिलेटेड है, हैदराबाद शहर से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके राइटर का नाम क्या है, इसके राइटर का नाम है, बताइए, इसके राइटर का नाम है वो है मौपिया बासु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिजिसिस्ट इज द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल नेम्ड आफ्टर। तभी पुरुलिया जिले जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वहाँ पे खगोल शास्त्रीय वेधशाला का भी इनॉग्रेशन किया गया है। सवाल ये है कि उनका उसका जो नाम है वो किस भौतिक विज्ञानी के नाम पे रखा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे इसका जो नाम है वो रखा गया है। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और ये ईस्टर्न इंडिया में ऐसा एक पहला जो है वो इस तरीके का ऑब्जर्वेटरी जो है वो खोला गया है, और देश के हिसाब से बात करें तो छठा जो है वो देश के लेवल पे ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर हैज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली ऑर्डर्ड अ रिजुविनेशन प्लान टू टैकल पॉल्यूशन। अभी जो NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने किस नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुनरुद्धार योजना लागू करने का आदेश दिया है। का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पावना रिवर, है ना। तो पावना रिवर को अभी बेसिकली उसका पुनरुद्धार करने के लिए, उसको रिजुविनेट करने के लिए ऑर्डर दिया है NGT ने। ठीक है, ये नदी कहाँ पे है, ये जो नदी है ये महाराष्ट्र की एक नदी है, और ये जो नदी है ना ये जो पुणे जिला है, पुणे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, उसको उसके बीच में से ये गुजरती है, और पुणे शहर को ये पिंपरी चिचवाड़ जो एरिया है उससे अलग करती है। पुणे को पिंपरी चिचवाड़ से ये अलग करती है। ठीक है, तो NGT ने अभी इनके पूरे इस नदी के पुनरुद्धार के लिए अभी एक दिशा निर्देश जो है, ऑर्डर जो दिए हैं वो पास किया है। तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एक सिस्टम को लॉन्च किया गया, विच सिस्टम हैज इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। अब स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होता है, जहां पे एक साथ जो है ना बहुत सारे ड्रोन्स पे के थ्रू हमला किया जाता है। ठीक है,
तो उनको काउंटर करने के लिए, उस स्वॉर्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एक सिस्टम को डेवलप किया गया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा। आपको उसका नाम बताना है। उसका जो नाम है वो है भार्गवा शास्त्र, ठीक है। तो इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने, है ना। तो इसका ये जो है इसकी जो पावर है वो डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल फ्लाइंग मशीन्स को, जो कि 6 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी ऐसी फ्लाइंग मशीन जो है वो अगर उसको जा रही हो तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट अप टू 2.5 किलोमीटर तक ये अचीव कर सकता है, ठीक है। बाकी की जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है आप स्लाइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ न्यू वियरेबल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट स्ट्रेस बाय मिमिकिंग पेन परसेप्शन एंड अडेप्टिंग इट्स इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स। तो अभी ना एक एक उपकरण को अभी लॉन्च किया गया है, जो कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है, वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, या ये पता लगाना है कि उसके उसमें वो डिप्रेशन उसमें है या नहीं है, या किस लेवल का डिप्रेशन है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस को अभी, है ना, बनाया गया है। क्वेश्चन ये है कि उस डिवाइस को कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये एक वियरेबल डिवाइस है, आप इसको पहन सकते हैं, और पहनने के बाद ये जो डिवाइस है वो डिटेक्ट कर सकता है कि वो आदमी स्ट्रेस या के थ्रू, है ना, या डिप्रेशन के थ्रू वो गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, या किस लेवल का डिप्रेशन से वो गुजर रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो है वो डिटेक्शन ये जो डिवाइस है वो कर सकता है, ठीक है। तो इससे एक तरीके से एक जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत यूज़फुल ये साबित हो सकता है ना। और ये ह्यूमन एंड काइंड के लिए भी एक तरीके से एक वरदान की तरह साबित हो सकता है ना, कि क्योंकि आज के माहौल में तो आपको पता ही है कि लोग डिप्रेशन कितने ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो अगर उस तरीके का कोई अगर सिस्टम डेवलप किया गया है तो ये बहुत यूज़फुल होगा लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फॉर्मर इंडियन इंडस्ट्री लीडर अवॉर्डेड ऑनररी सिटीजनशिप बाय सिंगापुर। तो सिंगापुर ने भारत के किस पूर्व उद्योग संघ प्रमुख को मानद नागरिकता प्रदान की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तरुण दास, ठीक है। तो तरुण दास जो है वो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, सीआईआई के। और ये जो अवार्ड है ना, ये सिंगापुर का हाईएस्ट ऑनर है फॉर नॉन सिटीजन, ठीक है। जिसमें कि वो जो है वो किसी भी व्यक्ति के जो सिग्निफिकेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है, जो कि बेसिकली उन्होंने जो सिंगापुर और इंडिया का जो रिलेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत काम किया था। तो इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सिंगापुर ने इनको, तरुण दास जी को, ये अवार्ड जो है, ये ऑनर जो है वो अभी कॉन्फर किया है, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो रॉजर फेडरर का एक रिकॉर्ड है उसको तोड़ा गया है ना, उसको किसी ने सरपास किया है। कौन सा रिकॉर्ड? फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो अभी खेलने का जो रिकॉर्ड था ना, वो रॉजर फेडरर साहब के पास था। आपको पता है कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं टेनिस से। तो अब उनके रिकॉर्ड को किस खिलाड़ी ने अभी तोड़ा है, सवाल ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। तो अभी नोवाक जोकोविच ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 430वां भी ग्रैंड स्लैम खेला, और इन्होंने रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड उन्होंने कब तोड़ा? अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था। आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला जो ग्रैंड स्लैम जो साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो अभी ये चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसको अभी वो जो रॉजर फेडरर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना एक मैच, 430वां मैच खेलते हुए उन्होंने रॉजर फेडरर का ये जो रिकॉर्ड है वो नोवाक जोकोविच ने अभी तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोकबोरोक डे। तो कोकबोरोक डे जो है वो कौन सा स्टेट जो है सेलिब्रेट करता है? कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा में इस फेस्टिवल को, कोकबोरोक डे को मनाया जाता है। इसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी हम लोग, इसको तो कोकबोरोक भाषा दिवस, ठीक है, के रूप में भी इसको मनाया जाता है ना। इस दिन कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो है इसको ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोकबोरोक डे इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी कॉन्फर किया गया है
2023 के लिए। सवाल ये है कि ये किनको किया गया है। तो ये जो अवार्ड है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सम्मान दिया गया है ऑप्शन में बी निशांत कुमार को। निशांत कुमार अभी कौन है? तो ही इज द डायरेक्टर ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन इन मंगलागिरी। ठीक है, तो मंगलागिरी में अभी एक डायरेक्टर ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन के रूप में तैनात है। ठीक है, और उन्होंने एज अ फॉर्मर कलेक्टर ऑफ पार्वतीपुरम डिस्ट्रिक्ट में अभी ये सर्व कर चुके हैं। ठीक है, और इन्हीं को अभी प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो निशांत कुमार जी का नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपर्णा सेन को अभी कौन सा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो अभी ग्रांट किया गया है एट द WBFJA अवार्ड 2025। ठीक है, तो अपर्णा सेन को कौन सा अभी अवार्ड दिया गया है? तो अभी वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, अभी अवार्ड किनको दिया गया है? ये जो अवार्ड दिया गया है ये अपर्णा सेन को दिया गया है। ठीक है, इनको दिया गया है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा में, तो उनको इस कंट्रीब्यूशन को रिकग्निशन देते हुए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है? ये दिया गया है इनको अपर्णा सेन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम इन इंडिया। तो भारत में इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत किस संगठन ने की? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, NIXI ने। तो NIXI क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अभी लॉन्च किया है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। इसका पर्पस क्या है कि वो अवेयरनेस फैलाना चाहती है, एक्सपर्टाइज जो है वो बनाना चाह रही है, एक्सपर्ट बनाना चाह रही है इंटरनेट गवर्नेंस में। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर विल इंडिया एंड स्पेन कॉमेमोरेट अ ड्यूअल ईयर फोकसिंग ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत और स्पेन किस वर्ष को दोहरी वर्ष के रूप में मनाएगा जो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होगा? तो ये जो साल है वो है साल 2026। तो इंडिया और स्पेन जो है 2026 को एज अ ड्यूअल ईयर फोकसिंग ऑन कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म प्रमोशन एंड एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसको मनाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इंडिया और स्पेन 2026 को इस रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज रिवॉर्ड फॉर गुड समैरिटन्स हु हेल्प सेव रोड क्रैश विक्टिम्स एज अनाउंस्ड बाय यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। अब गुड समैरिटन्स क्या होता है? मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे। ठीक है, अब जो लोग, मान लीजिए किसी से एक्सीडेंट, वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई गाड़ी चलाते हुए किसी हाईवे वगैरह पे, तो वहाँ पे जो लोग जिनका जो एक्सीडेंट अगर वहाँ पर रुकते हैं, उनकी मदद करते हैं, है ना, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हॉस्पिटल तक ले करके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को गुड समैरिटन्स कहा जाता है। अब अभी तक जो योजना अभी जो इसके गुड समैरिटन्स को बेसिकली रिवॉर्ड करने के लिए, है ना, जो हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है उनको एक रिवॉर्ड देती थी जो भी गुड समैरिटन्स होते थे। अब वो जो अमाउंट जो था एज ए रिवॉर्ड जो दिया जाता था उसमें इंक्रीज किया गया है, उस अमाउंट को इंक्रीज किया गया है। आपको बताना है कि उस अब जो इंक्रीज अमाउंट है, जो इंक्रीज रिवॉर्ड है वो कितना हो गया है। तो वो जो अमाउंट है, वो रिवॉर्ड है, वो है अब 25,000। ठीक है, तो इस उस अमाउंट को अब बढ़ा करके तो 25,000 तक कर दिया गया है। ठीक है, जो गुड समैरिटन स्कीम है इसको अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इसको मार्च 2026 तक इसको कंटिन्यू करने का प्लान है। ठीक है, तो याद रखिएगा 25,000 तक अब गुड समैरिटन के लिए जो है वो रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अभी रिलीज किया गया जो कि हाईलाइट करता है सीवियर ग्लोबल रिस्क फॉर द नेक्स्ट डिकेड। अगले अगले डिकेड के लिए, अगले 10 सालों के लिए एक सीवियर ग्लोबल रिस्क का जिक्र वो करता है, हाईलाइट करता है। सवाल यह है कि इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को अभी रिलीज किया। ठीक है,
ये जो रिपोर्ट है वो अभी आउटलाइन करता है, बताता है जो भी सीवियर रिस्क जो अभी जो पूरा विश्व जो है अभी फेस कर सकता है अगले 10 सालों में, है ना। जैसे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रही हैं, या फिर जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, गरीबी जो है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, जो अंतर है आर्थिक तौर पे, है ना, गरीबी और अमीरी के बीच में जो ये गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ा इशू जो आज हम सबके सामने में है ना। तो ये सारे जो इशू हैं ये बेसिकली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने अभी इसको ये बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एक्सेप्ट फॉरेन फंड्स फॉर वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अभी लाइसेंस कह सकते हैं कि लाइसेंस मिल गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। तो ये होता क्या है, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, विदेश से उसको पैसा एक्सेप्ट करना है, कोई कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना है, तो वही कंपनी कर सकती है जो रजिस्टर्ड हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में। ठीक है, तो सवाल यह है कि अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन को अभी FCRA का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल गया है ना, अप्रूवल मिल गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हिज होलीनेस द दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी FCRA का रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी ग्रांट कर दिया गया है। और इसके बाद क्या होगा, इट विल इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट फॉरेन फंड्स फॉर वेरियस पर्पजेस सच एज रिलीजियस एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज पार्टिसिपेटिंग इन द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोस। तो सवाल यह है कि कौन सा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 4थे संस्करण के अभ्यास ला पेरोज में भाग ले रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है INS मुंबई। तो INS मुंबई जो है इंडिजिनियसली, इंडिजिनियसली का मतलब क्या होता है कि जो कि स्वदेशी रूप से, जो उसका पूर्णतः जो निर्माण है वो भारत में ही किया गया है। ठीक है, तो इंडिजिनियसली डिजाइन और बिल्ड जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS मुंबई, वो पार्टिसिपेट करेगा अभी 4थे एडिशन में, किसके, एक्सरसाइज ला पेरोस के। ठीक है, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें जो नेवल फोर्सेस है वो पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें बहुत सारे देश जो हैं, बहुरूपीय जो देश हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसी अनेक जिसमें जो देश है वो इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स टू प्रोटेक्ट द इंडियन वुल्फ एंड इट्स हैबिटेट्स। सो कौन से राज्य ने भारतीय लोमड़ी और इसके आवासों की रक्षा के लिए, जो उसका जो हैबिटेट है उसके प्रोटेक्शन के लिए, भारतीय लोमड़ी आवासों का एक एटलस लॉन्च किया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो अभी गुजरात जो राज्य है उन्होंने अभी लॉन्च किया है एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स टू एनहांस कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडियन वुल्फ। ठीक है, तो जो लोमड़ी है, जो उल्फ की जो तादाद है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इससे होगा ये क्या कि जो भी लोमड़ी जो जो वुल्फ है, इसके जो अलग अलग जो जंगल, जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे तो जो GPS के थ्रू उनको डिटेक्ट किया जाएगा कि कौन सी जो वुल्फ है, कौन सा जो लोमड़ी है वो भी कौन से एरिया ऑफ जंगल में, कौन से एरिया ऑफ फॉरेस्ट में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे है वो, तो GPS के थ्रू उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पर्पज़ है इस एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been reappointed as the chairperson of the Executive Council of the Prime Minister's Museum and Library Society? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समाज की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नृपेंद्र मिश्रा। तो अभी नृपेंद्र मिश्रा जी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उनको रीअपॉइंट एक तरीके से किया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, उनके चेयरमैन के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑब्वियसली जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस पूरे सोसाइटी का, है ना, ये हाईएस्ट पोजीशन है और हाईएस्ट पोजीशन के लिए नृपेंद्र मिश्रा जी को अभी अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप स्लाइड्स को आप कोशिश करिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि स्लाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए हैं, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत अनएक्सपेक्टेड एरिया से भी आ जाते हैं। तो आप स्लाइड्स को अच्छे से पढ़िए, है ना? इससे आपको टॉपिक को और क्वेश्चन को समझने में, उसका आंसर को समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये था थर्ड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना? मोस्टली करंट अफेयर जो थर्ड वीक के थे वो मैंने कवर करा दिए हैं इसमें। ठीक है, अ, बाकी जो चौथे वीक की जो करंट अफेयर्स है वो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।